very good morning students. I am your science teacher and today I will continue chapter 1 nutrition in plants of class 7th, and today we will discuss about part 2nd. In part 2nd we will study about the heterotrophic nutrition in plants. Heterotrophic nutrition in plants. Some non-green plants live in or on other living organisms and derive their food for them. देखिए, कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर रहते हैं और अपना फूड उन्हीं से लेते हैं. अब जैसे फॉर एग्जांपल डोडर इज़ अ प्लांट. डोडर एक प्लांट होता है. देखिए यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है. ये इसमें देखिए ये आपको ये थ्रेड की तरह ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है. तो ये डोडर प्लांट का स्ट्रक्चर है जो इस स्टेम के ऊपर लिपटा हुआ है स्प्रिंग की तरह. तो डोडर एक प्लांट होता है दैट सक फूड फ्रॉम अनदर पार्ट यूजिंग रूट लाइक स्ट्रक्चर. जो अपना फूड जिसके ऊपर ये रोल होता है उससे अपना फूड लेता है. अब देखिए यहाँ पे आपको येलो टाइप की ये ट्यूब की तरह दिखाई दे रही है. ये देखिए ये दिखाई दे रही है. ये इस तरह से ये इस प्लांट के ऊपर देखिए चढ़ा हुआ है, लिपटा हुआ है. तो ये ब्रांचेस ट्रीज के ऊपर पूरा ये चढ़ा हुआ है. एंड दिस इज द कस्कटा इटैलिक्स. और ये जो प्लांट है वो कस्कटा इटैलिक्स है. इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है क्योंकि नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं. तो जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं मैंने आपको पहले भी बताया उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता. तो ये अपना फूड उस प्लांट से लेते हैं जिसके ऊपर ये रोल करते हैं, चढ़ते हैं. इसलिए इन्हें हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं, यानी कि हेटरोट्रॉफिक प्लांट हैं ये. और ये जो अपना फूड उनसे ले रहे हैं वो मेथड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है. इसी तरह से आपने देखा अमरबेल जिसे हम कस्कटा प्लांट कहते हैं. अमरबेल भी नॉन ग्रीन प्लांट होती है और ये जिस ट्रीज के ऊपर चढ़ती है ये अपना फूड उसी से लेती है. तो इसे हम क्या है, ये हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स. और ये जो इसका फूड लेने का जो प्रोसेस है, जो मेथड है, इसे हम कहते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. और जो प्लांट्स देखिए जैसे एनिमल्स होते हैं कि एक एनिमल जिस एनिमल की बॉडी पर रहता है और अपना फूड वो उसी बॉडी से लेता है उसे हम क्या कहते हैं, पैरासाइट. इसी तरह से प्लांट में भी होते हैं. आप जैसे ये डोडर और कस्कटा है यानी अमरबेल, ये दूसरे प्लांट के ऊपर चढ़ती हैं और अपना फूड उन्हीं प्लांट से लेती हैं. तो इसलिए हम इन्हें पैरासाइट प्लांट भी कहते हैं. इसी तरह से कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट को ईट करते हैं. जैसे जानवर होते हैं, एनिमल होते हैं, एक एनिमल दूसरे एनिमल को खाता है. इसी तरह से प्लांट भी इंसेक्ट को खाते हैं. अब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट को खा जाते हैं. उनमें से हैं एक है वीनस फ्लाई ट्रैप एंड सेकंड इज पिचर प्लांट. ये दोनों प्लांट ही इंसेक्ट को कैच करते हैं और उन्हें खा जाते हैं. तो इन प्लांट को हम क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट. अब देखिए ये इंसेक्ट को किस तरह से खाते हैं. देखिए यहाँ पे आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है. ये जो पिक्चर्स है ये आपको पिचर प्लांट की दिखाई दे रही है. ये आपको देखिए इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है, टोकरी सी बनी हुई है लंबी सी. अब इसके ऊपर एक लिड होता है, ढक्कन होता है लीव्स का. तो ये ढक्कन खुला हुआ होता है. जैसे ही कोई इंसेक्ट उड़ता हुआ इस लिड के पास, इसके माउथ के पास आता है तो वो
ये ढक्कन तुरंत बंद हो जाता है, यानी कि जो लिड है वो तुरंत बंद हो जाती है। अब ये जब बंद हो जाएगा तो जो इसके अंदर इंसेक्ट गिरा हुआ था वो बाहर तो आ नहीं सकता, वो अंदर ही बंद हो जाता है। फिर जब वो अंदर बंद हो जाता है तो ये पिचर प्लांट के अंदर एक जूस निकलता है। उस जूस के साथ वो उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट करता है और उसे खा लेता है, और वो इंसेक्ट अंदर ही अंदर ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से ये पिचर प्लांट ने क्या किया, अपना फूड ले लिया, यानी इंसेक्ट को खा गया, इसलिए इसे कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। नाउ नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द सैप्रोट्रॉप्स। सैप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? कभी कभी आपने देखा होगा कि जो हमारी ब्रेड होती है या हमारी रोटी होती है, जब कभी हमारा क्लाइमेट बहुत मॉइस्ट होता है, यानी कि बहुत नमी वाला क्लाइमेट होता है, और तो आपने ब्रेड पे देखा होगा कभी कभी थ्रेड की तरह उस पर धब्बे से बनने लगते हैं या उसमें धागे से निकलने लगते हैं, ग्रीन ग्रीन धब्बे से हो जाते हैं उसमें, तो वो होते हैं सैप्रोफाइट्स, यानी कि उसके ऊपर मॉइस्चर की वजह से अगर 3-4 दिन तक वो ब्रेड या रोटी रखी रहे तो उसके ऊपर देखिए ये ग्रीन ग्रीन दिखा है आपने, इस तरह से ग्रीन ग्रीन होने लगती है, या उसमें वाइट वाइट बहुत पतली लेयर सी बनने लगती है, जिसे हम कहते हैं, आपने मम्मी को कहते हुए सुना होगा, फफूंदी सी होती है, जिसे हम कहते हैं फंगी। तो वो उस तरह से उसके ऊपर लगनी शुरू हो जाती है। तो ये जो मेथड है, यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे फंगी है, तो इसे हम इनका न्यूट्रिशन लेने का एक अलग अलग मेथड होता है, क्योंकि जो ये वाइट कलर के रेशेस बताए मैंने आपको, ये ग्रीन ग्रीन इस तरह से धब्बे से हो जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, एक जूस निकालते हैं और जिस पर भी ये बनना शुरू होता है अपना फूड वो उससे लेते हैं और उसको ख़राब करना शुरू कर देते हैं, उस मैटर को ख़राब करके और उसे लिक्विड में चेंज कर देते हैं। तो इस तरह से वो अपना फूड उससे एब्जॉर्ब करते हैं। तो जो ऑर्गेनिजम्स किसी चीज़ को सड़ाकर उससे अपना फूड लेते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उन्हें कहते हैं सैप्रोट्रॉप्स। और ये मेथड जो होता है इसे कहते हैं सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखिए फंगी जो है कहाँ पर होता है, ग्रो करता है, लेदर, यानी कि जो लेदर की चीज़ें होती हैं, अगर हम लेदर की चीज़ें रखी हुई हैं और हमारा क्लाइमेट बहुत मॉइस्ट है यानी कि नमी वाला है, तो उसके ऊपर देखिए वाइट वाइट फंगस सी लगनी शुरू हो जाती है, या हमारे पिकल्स अचार होते हैं उसमें भी वाइट वाइट फंगस लगनी शुरू हो जाती है। कपड़े होते हैं अगर बहुत दिन तक वो रखे रहें और उनको हवा ना लगे और नमी की वजह से उसमें भी फंगस लगनी शुरू हो जाती है। तो इस तरह से ये जो फंगस हैं हमारे खाने की चीज़ों पर यानी हमारे क्लोथ्स पर कहीं पर भी लग जाते हैं और उन्हें ख़राब करना शुरू कर देते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो अपना न्यूट्रिशन है उसको शेयर करते हैं, इसे कहते हैं हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। जैसे फंगी है वो किसी ट्रीज़ की रूट पर जैसे फंगस लग गई, तो जो ट्रीज़ हैं वो उस फंगस को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि जो फंगस है वो ट्रीज़ से अपना फूड ले रही है और फिर उसको रिटर्न में वो उसको जो ट्री है वो उससे वाटर न्यूट्रिएंट्स सॉइल से एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। तो इस तरह इसे कहते हैं हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब देखिए कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे लिचन्स हैं, क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर, एल्गी, ये सब एक साथ रहते हैं। तो जो फंगस है वो उन्हें शेल्टर देता है, वाटर एंड मिनरल, ये चीज़ें ये फंगस एल्गी को देता है और रिटर्न में एल्गी उसे फूड प्रोवाइड करता है।
फोटोसिंथेसिस होता है, प्लांट करता है, हमें फूड प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से ये था हमारा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। नाउ नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट दी हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, यानी कि सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हम उनको रिप्लेनिश, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स कम हो चुके हैं उसको दोबारा से हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, जो हमें मालूम है कि जो प्लांट्स हैं वो मिनरल्स, वाटर और न्यूट्रिएंट्स कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं? सॉइल में से, क्योंकि प्लांट हम कहाँ लगाते हैं? सॉइल में लगाते हैं। तो जो प्लांट है, जो प्लांट वाटर कहाँ से लेगा? सॉइल में से लेगा। न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेगा? सॉइल में से लेगा। मिनरल्स उसे कहाँ से मिलेंगे? सॉइल में से मिलेंगे। तो यानी कि जो प्लांट है वो सॉइल में से ही वाटर, मिनरल, न्यूट्रिएंट्स एंड इन तीनों चीज़ों को सॉइल में से ही एब्जॉर्ब करता है। लेकिन आफ्टर सम टाइम इट्स फर्टिलिटी विल डिक्रीज, लेकिन कुछ टाइम के बाद अगर हम लगातार सॉइल में प्लांट्स लगाते रहें तो धीरे धीरे सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है, यानी कि जो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो कम होने लगते हैं। जब वो कम होने लगते हैं तो उसके अंदर जो प्लांट है उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती। तो उसके न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने के लिए हम उसके अंदर मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो नाइट्रोजन के रूप में, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फेट, ये सब चीज़ें फर्टिलाइजर्स में होती हैं। जब हम इनको सॉइल में ऐड करते हैं तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बढ़ने लगते हैं और प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो अच्छी होने लगती है, उसको हेल्दी रखते हैं और जितने भी न्यूट्रिएंट्स की जो कमी हो चुकी थी वो उनकी पूरी हो जाती है। तो इस तरह से हम सॉइल में को रिप्लेनिश करते हैं। अब देखिए, आपने देखा कि नॉर्मली जो क्रॉप है उसको बढ़ने के लिए न्यूट्रिएंट के साथ साथ नाइट्रोजन की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। लॉट्स ऑफ नाइट्रोजन इट्स रिक्वायर्ड। तो आफ्टर हार्वेस्टिंग द सॉइल बिकम डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन। जब हमारी फसल मिट्टी में होती है, यानी जब उसे अभी हमने कट नहीं किया है तो उसने फसल ने क्या किया, हमारी क्रॉप ने क्या किया, उस सॉइल के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे वो सारे उसने यूज़ कर लिए, तो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत कम हो गए। हमने उस क्रॉप को हार्वेस्ट करके अलग कर दिया, स्टोर कर दिया। तो फसल कटने के बाद जब फील्ड खाली हो जाता है तो वो जो सॉइल है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स कम रह जाते हैं। अब उनको दोबारा करने के लिए उसमें नाइट्रोजन की भी कमी हो जाती है, तो सॉइल में नाइट्रोजन कम हो जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी कम हो जाते हैं। तो जो नाइट्रोजन है वो एयर के अंदर सबसे ज़्यादा होता है, 77%। हमारे एटमॉस्फेयर में एयर के अंदर सबसे ज़्यादा गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन, जो 77% होती है। तो एयर की जो नाइट्रोजन है वो सॉइल जो है अपनी तरफ खींचती है एयर के साथ। पीछे जब एयर सॉइल में जाती है तो एयर के साथ नाइट्रोजन भी उसके अंदर जाती है, जो सॉइल में मिक्स हो जाती है। इसी तरह से जो प्लांट्स हैं वो मिट्टी में से, सॉइल से और एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। अब जब नाइट्रोजन सॉइल के अंदर जब मिक्स होती है तो उसमें बैक्टीरिया होता है जिसे हम कहते हैं राइजोबियम। वो अपना फूड नहीं बनाता और इसलिए वो जो रूट होती हैं, जैसे पीस है, पीस की रूट हैं, ग्राम की रूट हैं, मूंग, बीन, इन सब की जो रूट होती हैं वहाँ पे रहता है। और जो दूसरी चीज़ है उनमें भी तो उनके एक नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है उनसे और उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। बहुत सारी दालें होती हैं, पल्सेस होती हैं जो हमें प्लांट से मिलती हैं और रिटर्न में प्लांट
उनको शेल्टर और बैक्टीरिया प्रोवाइड करता है। तो ये क्या है, जब हम एक दूसरे शेयर करते हैं तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, मैंने आपको पहले भी बताया। तो इस तरह से ये जो है रिलेशनशिप ये फार्मर के लिए भी यूज़फुल है। तो हम सॉइल की रिप्लेनिशमेंट मैन्यूर और फर्टिलाइज़र्स को ऐड करके हम सॉइल को रिप्लेनिश करते हैं। एटमॉस्फेयर की एयर में जो नाइट्रोजन होती है वो सॉइल में, एयर के साथ सॉइल में जाती है, जिसे प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं और उससे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। तो दिस चैप्टर इज़ completed. I hope you understand this chapter very well. So thank you. Have a nice day.